सभी राष्ट्रवादियों का स्वागत है पॉलिटिकल बस में। दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव को मात्र 1.5 महीने का समय बचा हुआ है। इसी बीच में जैसे एक एक दिन बढ़ता जा रहा है, वैसे ही हम देख रहे हैं कि बिहार की राजनीति का तापमान बढ़ रहा है। लालू यादव के परिवार के ऊपर में जबरदस्त गाजगिरी है आईआरसीटीसी स्कैम को लेके। दोस्तों, 13 अक्टूबर दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट ने इनको बुलाया है इनके परिवार के साथ में, जिसमें राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव और लालू यादव के ऊपर में केसेस चलेंगे और उसी दिन फैसला होगा कि लालू यादव के परिवार ने यह घोटाला किया है या नहीं। सीबीआई ने पूरे सबूत जुटा लिए हैं और उस दिन फाइनल जजमेंट आ जाएगा 13 अक्टूबर को। जिनको नहीं पता उनको बता दूं कि आईआरसीटीसी का जो घोटाला है दोस्तों, वो क्या है। लालू जब रेल मंत्री हुआ करते थे, उस वक्त में बीकेआर रांची होटल और बीकेआर पुरी होटल का ठेका किसी को दिया है 3 एकड़ की जमीन के बदले में। और लालू यादव मोस्ट लाइकली दोस्तों भ्रष्टाचार केस में फिर से फंसने जा रहे हैं। उनके बेटे और उनकी पत्नी के ऊपर में भी केसेस चल रहे हैं। अब दोस्तों बात करते हैं बिहार के अंदर में हो क्या रहा है, इस वक्त में क्या परिस्थिति बनी हुई है। आपको बता दूं कि महागठबंधन के अंदर में इस वक्त में लात जूते चल रहे हैं कांग्रेस पार्टी और राजद के बीच में, क्योंकि कांग्रेस इस वक्त में बोल रही है कि हम ड्राइविंग सीट पे बैठना चाहते हैं, बिहार का चुनाव हमारी नेतृत्व में लड़ा जाना चाहिए, जबकि राजद बोल रही है कि नहीं, बिहार के अंदर में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पार्टी महागठबंधन के अंदर में हम है, तो हम जैसा बोलेंगे वैसे ही चुनाव होगा। क्योंकि महागठबंधन के अंदर में और भी कई पार्टीज है जो सीट की मांग कर रही है इस वक्त में, और कांग्रेस पार्टी मांग रही है कि भाई हमें 75 सीट से कम में चुनाव हम नहीं लड़ेंगे, और जो 75 सीट हम लेंगे वो भी वैसी सीटें लेंगे जहां पे कांग्रेस मजबूती से चुनाव लड़के जीत सकती है। क्योंकि कांग्रेस यही आरोप लगाती है राजद के ऊपर में कि पिछली बार हमने 70 सीटों पे चुनाव लड़वाया था, उन्हीं 70 सीटों पे जहां पे जीत की मार्जिन बड़ा ही कम था, जीत के चांसेस बड़े ही कम थे, इसीलिए कांग्रेस पार्टी बुरी तरह से सब सीटों पे हारी है। सिर्फ 19 सीटें जीत के आई थी 70 में से, और हार का ठिकरा राजद ने फोड़ दिया था कांग्रेस की सरकार के ऊपर में, कांग्रेस पार्टी के ऊपर में। आपको बता दूं दोस्तों, इसी बीच में लालू यादव के परिवार के अंदर में लात घुसे चल रहे हैं आपस में, इनके बेटे बेटियों के बीच में। रोहिणी आचार्य, जिन्होंने लालू यादव को अपनी किडनी दी थी, जब लालू यादव की किडनी फेल हो चुकी थी तो भाई साहब सिंगापुर चले गए थे ट्रीटमेंट करवाने। उस वक्त में रोहिणी आचार्य ने अपनी किडनी दान दी थी अपने पिताजी को। अब दोस्तों जब पार्टी देने की बात आई तो उन्होंने अपने तेजस्वी यादव को चुना, तेज प्रताप को भी चाय में से जैसे मक्खी निकाल देते हैं उसी तरीके से निकाल फेंका बाहर, अपने घर से भी अपने पार्टी से भी। और तेज प्रताप यादव भी खुद अपने परिवार के खिलाफ बात कर रहे हैं इस वक्त में, बोल रहे हैं कि भाई मैं राजद में कभी नहीं जाऊंगा, मैं कसम खाता हूं, मैंने अपनी पार्टी शुरू की है, मैं अपने हिसाब से चुनाव लड़ूंगा। अपने कुछ साथी दल अभी तक अनाउंस नहीं किया कौन सी पार्टी उनके साथ में चुनाव लड़ेगी, लेकिन हमारे साथ में भी कुछ अलायंस पार्टियां खड़ी हैं, ये तेज प्रताप यादव ने कह दिया है। और इसी बीच में रोहिणी आचार्य ने क्या किया, सोशल मीडिया एक्स प्लेटफॉर्म पे कुछ दिन पहले जो तेजस्वी यादव के एडवाइजर है संजय यादव, उनके खिलाफ में भी एक पोस्ट को रीट्वीट करते हुए डाल दिया था, जिसके बाद बवाल मच गया था। रोहिणी आचार्य ने अपने पिताजी लालू यादव को, तेजस्वी यादव को, अपने भाई तेज प्रताप यादव को, अपनी बहन मीसा भारती को, सबको अनफॉलो कर दिया है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स प्लेटफॉर्म से। तो इससे हमें समझ में आ रहा है कि जो अपने पिताजी, अपने भाई, अपनी बहन, अपने परिवार को अनफॉलो कर दे सिर्फ राजनीति पाने के लिए, सत्ता पाने के लिए, अपनी सीट से चुनाव लड़ने के लिए, तो आप इनकी मानसिकता समझ सकते हैं कि इनके परिवार के बीच में दरअसल में पार्टी को लेकर मुद्दा नहीं है। मुद्दा यह है कि लालू यादव जो जंगल राज के टार्जन कहे जाने वाले, जो भ्रष्टाचार के करोड़ों रुपए इन्होंने लूटे हैं, वो किसके हिस्से में जाएंगे, ये इसका भी मैटर है। अब दोस्तों बात करते हैं बीजेपी से। बीजेपी ने एक जबरदस्त डिसीजन लिया है, जिसके बाद में कांग्रेस पार्टी और राजद के बीच में टेंशन शुरू हो चुकी है। वो ये है कि बीजेपी ने अपना चुनावी प्रभारी इस बार किसको बनाया, आपको पता है? धर्मेंद्र प्रधान जी को। धर्मेंद्र प्रधान जी जब जब चुनाव लड़े हैं दोस्तों, तब तब उन्होंने अपना लोहा मनवाया है और जबरदस्त जीत बीजेपी को दिलवाई है। 2014 में बिहार के अंदर में आपको 2014 में जब लोकसभा के चुनाव हुए थे, उस वक्त में भी धर्मेंद्र प्रधान जी की जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज थी उन्होंने बखूबी तरीके से निभाई थी। उड़ीसा के विधानसभा चुनाव में उनको ही प्रभारी बना के भेजा था उड़ीसा के अंदर में, कि उड़ीसा के चुनाव में बीजेपी को कैसे जितवाना है।
आप देख लीजिए। और बीजेपी की सरकार आज की डेट में उड़ीसा के अंदर में है, जो कि पहली बार है। हरियाणा के विधानसभा चुनाव के वक्त में भी सबको लग गया था कि भाई इस बार बीजेपी हारने वाली है। खुद मैं बीजेपी का सपोर्टर हूं, मैं फिर भी कहता हूं कि मुझे लगा था कि बीजेपी टफ फाइट देगी कांग्रेस को, जट से नहीं हारेगी, इतनी बुरी हार नहीं हारेगी। लेकिन बीजेपी ने जिस तरीके से जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए तीसरी बार वहां पे सरकार बनाई, वहां भी धर्मेंद्र प्रधान जी ही थे दोस्तों भाजपा के चुनावी प्रभारी। तो इस बार बिहार के अंदर में भी धर्मेंद्र प्रधान जी ही हैं। आपको बता दूं कि 2014 के लोकसभा चुनाव के वक्त में भी बिहार के प्रभारी वही थे, जिसमें से जबरदस्त तरीके से लोकसभा में बिहार की तरफ से वोट मिले थे और सीटें मिली थी। तो धर्मेंद्र प्रधान जी का जबरदस्त तरीके से रोल है दोस्तों। तो अब धर्मेंद्र प्रधान जी बिहार के प्रभारी हो गए, इनके साथ में केशव प्रसाद मौर्य जी भी होंगे दोस्तों, और साथ ही साथ में इनके साथ कहा जा रहा है कि सीआर पाटिल जो को भी जिम्मेदारी मिली है। अब एनडीए तो पूरी तरह से तैयार दिख रहा है भाई, क्योंकि एनडीए की तरफ से आने वाले 2-3 दिनों के अंदर में जबरदस्त बिहार के अंदर में पूरी तरह से अपने फेवर में चुनाव को करने की रणनीति बना ली है। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी रिमोटली 75 लाख महिलाओं के खाते में 10,000 रुपए, एक महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपए करके भेजने वाले हैं। क्यों? स्वरोजगार योजना के तहत में दोस्तों ये पहली ईएमआई है। अब सोच लिए 75 लाख महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपए एक साथ में जाएंगे स्वरोजगार योजना के तहत में, ताकि इन 10,000 रुपए से अपनी खुद का व्यवसाय, छोटा मोटा उद्योग शुरू करने के लिए महिलाएं अपना काम कर सकें। और उसके बाद में वेरिफिकेशन होने के बाद में जब इनको लगेगा सरकार को कि नहीं अब पूरी तरह से महिला अपना बिजनेस उद्योग चलाने के लिए तैयार है, तो उनको 2 लाख रुपए की राशि उस वक्त में दी जाएगी, जिससे वो अपना उद्योग शुरू कर सके। 75 लाख महिला, सोचिए आप भाई, छोटी मोटी संख्या नहीं है। और बिहार के अंदर में एक सब्सटेंशियल महिला वोटरों का तबका है, जो कि पूरी तरह से नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी के फेवर में ही है। क्योंकि बीजेपी को, जदयू को एक महिला वोटर का जो बैकिंग मिलता है ना, उससे बहुत जबरदस्त कॉन्फिडेंस है भाई। महिला वोटर पूरी तरीके से इन लोगों के एनडीए के साथ में ही खड़ी है आज की डेट में बिहार के अंदर में, और इसी से डर रही है कांग्रेस पार्टी और राजद पूरी तरीके से। अब दोस्तों बात करते हैं कि कांग्रेस पार्टी का क्या हाल है। प्रियंका वाड्रा कल बिहार का दौरा करने जा रही है, और इस वक्त में कांग्रेस पार्टी के बीच में भी एक तरीके से दो फेरा दिख रहा है लोगों को। हालांकि ये मान नहीं रहे हैं, लेकिन प्रियंका वाड्रा का एक गैंग बन रहा है और एक राहुल गांधी का गैंग बन रहा है। मुझे लग रहा है प्रियंका वाड्रा को इसीलिए वहां पे भेजा गया है, ताकि वो राजद के और कांग्रेस के बीच में एक ब्रिज बनने की कोशिश कर सके। लेकिन वो तो कल ही हम बता सकेंगे कि क्या हो रहा है, प्रियंका वाड्रा वहां पे क्या क्या बातें कर रही है, क्योंकि इनके पास में कोई मुद्दा नहीं है भाई। कांग्रेस की 3 राज्यों के अंदर में सरकार है, और तीनों राज्यों के अंदर में बिहारियों को किस तरीके से ट्रीट किया जाता है ये सबको पता है। जो जो वादे इन 3 राज्यों में किए थे, कितने वादों पे कांग्रेस की सरकार खड़ी उतरी है, ये हर एक बिहार वासियों को पता है। आज की डेट में गूगल के अंदर में कोई भी डेटा मारो, सवाल पूछो तो बता दिया जाता है कि ये हाल है, इतनी योजना इन्होंने वादा किए थे, इतनी योजना ये लोगों ने पूरी कर रहे हैं। भ्रष्टाचार का लेवल तो अलग ही। तो बिहार वासियों को कांग्रेस पार्टी के ही चीफ मिनिस्टरों ने क्या क्या कहा था ये सबको पता है। इनके इंडिया अलायंस वालों ने ही क्या क्या बात कही थी बिहारियों के बारे में, ये सबको पता है। कि एम.के. स्टालिन जी, जिनको बुलाया गया था बिहार के अंदर में वोटर अधिकार यात्रा के दौरान, उन्होंने तो बिहारियों के बारे में क्या क्या कहा था कि टॉयलेट क्लीनर्स होते हैं, उनकी पार्टी के लोगों ने कहा था। फिर कांग्रेस पार्टी के जो चीफ मिनिस्टर है रेवंत रेड्डी जी, उन्होंने तो कहा था कि बिहारियों के डीएनए से तो बढ़िया हमारा डीएनए है ना। डीएनए पर सवाल उठा दिया था। मुझे लगता है कि रेवंत रेड्डी जी को बिहारियों के इतिहास के बारे में नहीं पता कि बिहार में क्या क्या हुआ है, नालंदा मगध क्या है, इनका पूरा हिस्ट्री नहीं पढ़ी है उन्होंने। एनीवे, तो कांग्रेस पार्टी किस मुंह से बिहारियों से वोट मांगती है और किस मुंह से बिहारी लोग वोट देते हैं, इनको मुझे नहीं पता। हालांकि बिहारी ज्यादा वोट देते नहीं है, इनको बस इनका वोट बैंक जो है ना, वो छोटा कुर्ता छोटा पजामा, चाचे का पजामा, वही गैंग देती है। इनका जो वोट बैंक है
उसके बीच में लड़ाई है इस वक्त में राजद की और कांग्रेस की कि हमारे मुस्लिम वोटर्स कहां किसको वोट देंगे। राजद कह रही है कि भाई हम रीजनल पार्टी, हम स्ट्रॉन्ग पार्टी, आप हमें वोट दीजिए, और कांग्रेस कह रही है कि पूरे इंडिया के अंदर में हम ही वो पार्टी है जो बीजेपी को हरा सकते हैं, तो आप लोग हमारे साथ खड़े रहिए। बीजेपी का डर दिखा के मुसलमानों का वोट लेने की इनकी जो पुरानी टैक्टिस है वो तुष्टीकरण की राजनीति वही चल रही है इस वक्त में बिहार के अंदर में, महागठबंधन दल के अंदर में। अब दोस्तों कांग्रेस अलग जाएगी या नहीं जाएगी ये तो आने वाले वक्त में ही हमें पता चलेगा, लेकिन कांग्रेस एक बहुत जबरदस्त तरीके से प्रेशर पॉलिटिक्स करने की कोशिश कर रहा है राजद के साथ में इस वक्त, कि हम जितना दबाव बनाएंगे उतनी ज्यादा सीटों पे हमें चुनाव लड़ने के लिए देगी राजद। उनकी मांग ये है कि हम 75 सीट से कम में नहीं लड़ेंगे, और 75 सीट्स भी वही जहां पे कांग्रेस पार्टी जीतने की कॉन्टेस्ट दे सकता है, हरा सकता है दूसरे दलों को, वही सीट हम लेंगे। तो ये चल रहा है इस वक्त में बिहार के अंदर में दोस्तों। बिहार के अंदर में बहुत ही जबरदस्त कंफ्यूजन है इस वक्त में महागठबंधन के अंदर में, जबकि एनडीए पूरी तरह से एक यूनिटी दिखाने की कोशिश कर रहा है। बिहार के अंदर में जो बीजेपी के अंदर में जो दो खेमे बटे हुए हैं ना, उस खेमे को स्टिच करने के लिए ही धर्मेंद्र प्रधान जी को भेजा गया है कि आपस की ये जो रंजिश है ये सब खत्म करो। अब चुनाव आ चुका है तो एकदम एक पांव पे 24 घंटे एक साथ में काम करो, और चुनाव जीतना है हमें कैसे भी तरीके से। जंगल राज के टार्जन के परिवार को इस बार भी हराना है, और इस बार इस तरीके से हराएंगे कि अगली बार चुनाव लड़ने के लिए इनकी हिम्मत भी ना हो। तो आप समझ सकते हैं कि एनडीए का कॉन्फिडेंस किस लेवल तक बढ़ चुका है इस वक्त में। नरेंद्र मोदी जी जब भी जाते हैं बिहार के अंदर में, पहले ऐसे प्रधानमंत्री है जिन्होंने बिहार के लिए जबरदस्त तरीके से पैकेज पे पैकेज और इतना काम किया है। नहीं तो पहले, इससे पहले किसी भी प्रधानमंत्री ने बिहार को इतना सीरियसली नहीं लिया। भाई रेवेन्यू जनरेट ही नहीं करती थी बिहार, बेरोजगारी इतनी फैली हुई, पलायन होता था। जंगल राज के टार्जन ने जो दहशत फैलाई थी 25-30 साल बिहार को पीछे ले जाने का काम किया था, जिसको उबार के नीतीश कुमार जी यहां तक आज बिहार को लेके आए हैं कि बिहार के अंदर में पटना में जब तेजस्वी यादव डांस करते हैं तो वो ब्रिज भी नीतीश कुमार जी की ही देन है, वो एनडीए की ही देन है। बिहार के अंदर में आज जिस तरीके से तरक्की हो रही है पूरा भारत देख रहा है। हम लोग देखते हैं भाई सोशल मीडिया में, यूट्यूब में, जगह जगह पे जिस तरीके से बिहार पहले क्या था और आज क्या है वो सबको दिखता है। बस ये राजद के परिवार को नहीं दिखता। वो बोलती है हम आएंगे तो ये कर देंगे, हम आएंगे तो वो कर देंगे। 9वीं फेल टार्जन जंगल राज के उसके बेटा, जिसको अगर लालू का बेटा ना होता ना, ये चपरासी की भी नौकरी ना मिलती इसको। एसी बस में घूम घूम के बिहार अधिकारी यात्रा तो कर ली, लोगों का मजाक भी उड़ाते हैं ये लोग। तो लोग जानते हैं बिहार के अंदर में कि जंगल राज का दौर अगर फिर से आया जाएगा तो क्या हाल होने वाला है बिहार का। जितना विकास हुआ है वो सब खड्डे में चला जाएगा। और बिहार के लोग अभी बहुत खुश है एनडीए से, वो मनोहर कहानियां सुनने के मूड में नहीं दिख रही है। ये ग्राउंड रिपोर्ट आपको बता रहा हूं, ग्राउंड रिपोर्ट। जो भी मेरे बिहार के कुछ जानने पहचानने वाले हैं, हमारी व्हाट्सएप में रेगुलर बात होती रहती है, चैट्स चलते रहते हैं, फोन में भी कभी बात हो जाती है। जो मेरे साथ पढ़े लिखे दोस्त हैं, जो मेरे साथ पढ़े हैं उनसे, तो वो लोग ग्राउंड की बात खुद बताते हैं। भाई वो भी सरकारी नौकरी कर रहे हैं तो उनको ज्यादा पता होता है, वो लोगों के बीच में काम करता है ना। तो ये हाल है दोस्तों, एक छोटी सी अपडेट देनी थी। तो 13 अक्टूबर को अगर लालू यादव के परिवार कन्विक्ट हो गए, घोषित हो गए कि आईआरसीटीसी घोटाला हुआ है, उसके बाद में महागठबंधन में कौन से दल इनके साथ में खड़े होते हैं वो भी देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा। और मुझे नहीं लगता उसके बाद में कोई पार्टी इनके साथ खड़े होने के पक्ष में खड़ी होगी। अब जो पार्टी खड़ी होगी वो भाई ऐसा है कि अपना हाथ जलाएगी। आपका इस बारे में क्या कहना है प्लीज आप कमेंट करके बताइए। लाइक कीजिए इस वीडियो को, प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल। जय श्री राम। सभी सनातनी और राष्ट्रवादी भाइयों का जय हिंद, वंदे मातरम।